नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है शुक्र अथवा शुक्राचार्य। भारत के प्राचीन साहित्य में शुक्राचार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य शुक्र भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख स्रोत के रूप में जहां विश्व भर में सम्मानित हैं, वहीं इनके नीति संबंधी विचार आज के समाज के लिए भी प्रासंगिक हैं। राजनीति के क्षेत्र में आचार्य शुक्र को उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ शुक्र नीति के कारण विशेष स्थान प्राप्त है। शुक्र नीति प्राचीन भारतीय चिंतन की अर्थशास्त्र परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। शुक्र नीति को मनुस्मृति आदि ग्रंथों से इस दृष्टि से भिन्न माना जा सकता है कि इसमें समग्र मानव जीवन के लिए आदर्शपरक आचार संहिता प्रस्तुत नहीं की गई है, अपितु राजनीति ज्ञान के विभिन्न पक्षों को ग्रंथ की विषय वस्तु के रूप में केंद्रीय महत्व प्रदान किया गया है। शुक्र नीति की गणना उन कतिपय भारतीय ग्रंथों में की जा सकती है जो राजनीतिक ज्ञान को, ज्ञान की स्वतंत्रता को स्वायत्त शाखा के रूप में मान्यता व महत्व प्रदान करते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको शुक्र नीति सार के रचनाकाल के बारे में। शुक्र नीति सार के रचनाकाल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यह वैदिक कालीन ग्रंथ है, जबकि अन्य विद्वानों का मानना है कि ईसा के बाद के काल की यह रचना है। डॉक्टर गुस्टाव ऑपर्ट एवं BK सरकार के अनुसार शुक्र नीति ईसा के बाद की 4वीं शताब्दी की रचना है। KP जायसवाल के अनुसार शुक्र नीति सार मूलतः 4वीं एवं 5वीं सदी की रचना है, किंतु इसे पुनः 17वीं सदी में दोहराया गया। राजेंद्र लाल मित्र व डॉक्टर घोषाल ने इसकी रचना 12वीं और 16वीं शताब्दियों के मध्य मानी है। डॉक्टर AS अल्तलेकर ने शुक्र नीति को 9वीं सदी का ग्रंथ माना है। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार शुक्र नीति मूलतः 13वीं तथा 14वीं सदी के से अधिक प्राचीन ग्रंथ नहीं है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि शुक्र नीति नामक ग्रंथ की रचना का अधिकांश भाग 11वीं और 12वीं शताब्दियों में लिखा गया, किंतु इसके बाद का कुछ अंश 14वीं शताब्दी में लिखा गया। अब हम आते हैं शुक्र नीति सार की विषय सामग्री की तरफ। शुक्र नीति सार में 4 अध्याय व 2200 श्लोक हैं। इसके प्रथम अध्याय के अंतर्गत विधाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें नीति शास्त्र, जिसके अंतर्गत दंड नीति अथवा राजनीति शास्त्र शामिल किए गए हैं, को सर्वोत्तम विद्या बताया गया है। इसमें राजाओं के प्रकार, उनकी दिनचर्या, कानून, नीति शास्त्र आदि के बारे में विस्तृत विवेचन मिलता है। द्वितीय अध्याय में युवराज, उत्तराधिकार के नियमों, अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। तृतीय अध्याय के अंतर्गत नीति शास्त्र के संबंध में विवेचन किया गया है, जिसका संबंध राजा और अन्य सभी से है। चतुर्थ अध्याय, जो सबसे विस्तृत है, को 7 उपभागों में बांटा गया है। इसमें राजपद के महत्व, कोष, राष्ट्र, न्याय प्रशासन, दुर्ग, सैनिक प्रशासन, मित्रों, उदासीनों, विज्ञान व कलाएं, मनुष्यों के कर्तव्य आदि के विषय में विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें विभिन्न विधाओं व कलाओं, मूर्ति शिल्प, मंदिर, स्थापत्य कला, आश्रम धर्म, स्त्री धर्म आदि, इसके अतिरिक्त गैर राजनीतिक विषयों पर भी विचार किया गया है। अतः शुक्र नीति में शासन कला पर ही अध्ययन नहीं किया गया है, वरन इसके अंतर्गत सदाचार और संपूर्ण नैतिकता का विवेचन भी किया गया है। शुक्र के राजनीतिक विचारों में महत्वपूर्ण बात राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शुक्र ने भी अन्य प्राचीन भारतीय विचारकों की भांति अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। इनकी मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति का आधार दैवीय सिद्धांत है, जिसमें राजा को सर्वप्रमुख माना गया है।
राजा की नियुक्ति ब्रह्मा द्वारा की गई है, जो जनता के सेवक के रूप में अपना दायित्व निभाता है। राजा में 8 देवताओं का अंश समाहित है, जिसमें इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, वरुण एवं कुबेर हैं। वास्तव में शुक्र नीति में राज्य की उत्पत्ति को एक स्वाभाविक व अनिवार्य संस्था के रूप में भी स्वीकारा गया है। शुक्र नीति के अनुसार संसार में राज्य के संरक्षण व नेतृत्व के अभाव में प्रजा के नष्ट होने की आशंका होती है। इस दृष्टि से सृष्टि के निर्माण का आधार राज्य को माना जा सकता है। राज्य की तुलना चंद्रमा से इस प्रकार की जा सकती है कि जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र की वृद्धि का कारण है, उसी प्रकार राज्य लोगों के अभ्युदय का मूल आधार है। शुक्र की मान्यता है कि राज्य प्रजा के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है। अन्य विचारकों की भांति शुक्र ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में भी बताया है। शुक्र नीति में राज्य के सावयव अथवा सप्तांग सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। शुक्र के अनुसार राज्य के 7 अंगों से बना सावयवी है, जिसमें स्वामी, आमात्य, सुदृढ़, कोश, राष्ट्र, दुर्ग तथा बल है। शुक्र ने राज्य के इन अंगों की तुलना मानव शरीर के अंगों से की है, जिसमें राजा को सिर, आमात्य को नेत्र, सुहद्र को कर्ण, कोश को मुंह, बल को मन, दुर्ग को भुजाएं और राष्ट्र को पैर माना है। इसी प्रकार राज्य की तुलना वृक्ष से भी की गई है, जिसमें राज्य रूपी वृक्ष का मूल राजा होता है, मंत्री उसकी डालें या स्कंद, सेनापति शाखा, सेनाएं पत्ते, प्रजा फूल और पृथ्वी के भाग फल तथा भूमि बीज होती है। शुक्र के द्वारा अपनाई गई इस सावयव धारणा के संबंध में डॉक्टर घोषाल की मान्यता है कि लेखक ने राज्य की अपेक्षा अखंडता व अंतर के सिद्धांतों पर आधारित आंगिक एकता को अधिक अच्छे रूप में समझा है तथा उसके महत्व को दर्शाया है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इसका उल्लेख प्राय अधिकांश भारतीय ग्रंथों ने किया है। भारतीय ग्रंथों में राज्य की सप्तांग प्रकृति के विवेचन के क्रम में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि राज्य के जिन 7 अंगों का वर्णन किया गया है, वे मुख्यतः शासन से संबंधित है। तो बच्चों, आज के व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। शुक्र से संबंधित अगले व्याख्यान में हम शुक्र के राजनीतिक विचारों संबंधी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।